तो नेक्स्ट हम अब सहसंबंध के महत्व पर थोड़ी चर्चा करेंगे और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल से सीधे लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछा जाता है, उन टॉपिक के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए सहसंबंध का महत्व, सांख्यिकी विश्लेषण में सहसंबंध का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। स्टैटिस्टिक्स में जो भी गणना होती है, जो भी निर्णय लिया जाता है, वहां पर संबंध जो है, संबंध का सिद्धांत यानी कि दो पक्षों के बीच में संबंध देखा जाता है, उसी के आधार पर वहां पर गणना की जाती है। तो संबंध का सिद्धांत सांख्यिकी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रखा होता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम ब्रावेस नामक खगोल शास्त्री ने किया था। ये ध्यान रखना यहाँ पर कि यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है कि जो संबंध सिद्धांत है, सांख्यिकी में संबंध सिद्धांत जो है, सर्वप्रथम इसका प्रतिपादन किसने किया था? ब्रावेस नामक खगोल शास्त्री ने किया था। लेकिन बिंदु रेखीय रूप से सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? सर फ्रांसिस गाल्टन ने। ध्यान रखना इस बात को कि बिंदु रेखीय सिद्धांत का प्रतिपादन जो है सर्वप्रथम किसने किया था? सर फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। यहां से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अब हम बात करें, सन 1800 में कार्ल पियर्सन नामक संख्या शास्त्री ने सहसंबंध गुणांक द्वारा संबंध ज्ञात करने की गणितीय रीति का प्रतिपादन किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की व्यू से कि सहसंबंध गुणांक का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था? कार्ल पियर्सन ने किया था। ठीक है, और उसके आधार पर गणितीय रीति से इसकी गणना करना, उसकी जो है वो प्रतिपादन किसने किया था? कार्ल पियर्सन ने किया था। और कब किया था? सन 1800 में। इस बात को ध्यान रखना, कौन से वर्ष में किया गया था? सन 1800 में किया गया था। यहां से भी एग्जाम में पूछा गया है सवाल कि कौन से वर्ष में किया गया और किसके द्वारा किया गया। ये दो प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि गाल्टन तथा कार्ल पियर्सन, इन दोनों ने प्राणी शास्त्र तथा जनन विद्या की अनेक समस्याओं पर सहसंबंध के माध्यम से विवेचना की है। अर्थात गाल्टन और जो कार्ल पियर्सन है, इन दोनों ने एक तो प्राणी शास्त्र और एक जनन विद्या, इन दोनों में जितनी भी समस्याएं आई हैं, जो भी परिस्थितियां बनी हैं, उनका विश्लेषण करने के लिए उन्होंने सहसंबंध जो है सिद्धांत का यहाँ पर प्रयोग किया है और उन समस्याओं को हल भी किया है। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि अर्थशास्त्र में भी इसको देखा जाता है। अर्थशास्त्र में भी इसकी उपयोगिता को स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर निस वेंगर, ध्यान रखना इस बात को कि अर्थशास्त्र में इसकी जो बात किसने कही थी? प्रोफेसर निस वेंगर ने कहा था कि सहसंबंध विश्लेषण आर्थिक व्यवहार को समझने में योग देता है, सहायता देता है, हमारी मदद करता है आर्थिक व्यवहार को समझने में। हम जो देखते हैं अर्थशास्त्र में कि एक व्यक्ति की आय कहां से होती है, कहां से उसको आय प्राप्त होती है, किन साधनों से आय प्राप्त होती है, तो उनके बीच में भी क्या होता है? संबंध होता है, जिसके आधार पर वह अपने जीवन स्तर में परिवर्तन भी करता है। ठीक है, विशेष महत्वपूर्ण चरण जिन पर अन्य चरण निर्भर करते हैं को खोजने में सहायता करता है। हम अर्थशास्त्र में ये भी देखते हैं कि जिन चरणों पर अन्य चरण निर्भर करते हैं उसे खोजने में भी सहायता करता है। जैसे एक व्यक्ति की जो आय है, उस आय से वह व्यक्ति अपने घर की सारी मांग को पूरा करता है, घर की आवश्यकताओं को पूरा करता है, अपने खर्चे करता है, और अगर उसकी आय में वृद्धि हो जाती है तो उसके खर्चों में भी वृद्धि हो जाती है, आय में कमी होने पर खर्चों में भी कमी हो जाती है। तो ये जो दोनों के बीच में है वो सहसंबंध के माध्यम से ज्ञात आसानी से किया जा सकता है। यह ऐसा प्रोफेसर निस वेंगर ने जांच किया था, तो उन्होंने अर्थशास्त्र में भी इसका प्रयोग किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टिपेट ने क्या कहा था कि सहसंबंध का प्रभाव हमारी भविष्यवाणी की अनिश्चितता के विस्तार को कम करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। ये जो इनकी परिभाषा है एग्जाम में पूछने लायक भी है और पूछा हुआ भी है। एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, इस पॉइंट से क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा कि सहसंबंध का प्रभाव हमारी भविष्यवाणी की अनिश्चितता के विस्तार को कम करता है। यह बात किसने कही थी, यह कथन किसने कहा? तो यह कथन कहा था टिपेट ने। अब हम टिपेट के इस कथन पर अगर चर्चा करें तो इसने कहा है कि
कि सहसंबंध का जो प्रभाव है वो हमारी भविष्यवाणी की अनिश्चितता, अर्थात क्या होता है कि जो हमारा भविष्य होता है वह अनिश्चित होता है। ठीक है, तो भविष्यवाणी की जो अनिश्चितता है उसका जो विस्तार है कि कितनी अनिश्चितताएं हो सकती है, तो हम उस अनिश्चितता को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उस विस्तार को कम कर सकते हैं। क्योंकि एक पक्ष के प्रभाव से, एक पक्ष के परिवर्तन से दूसरा पक्ष या दूसरी समग्र श्रेणी में जो परिवर्तन होता है, तो वो परिवर्तन पहले पक्ष में परिवर्तन होने के बाद में होगा। तो भविष्यवाणी हम पहले ही कर सकते हैं कि इस पक्ष में परिवर्तन के माध्यम से दूसरे पक्ष कौन कौन से प्रभावित होंगे और उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम उस प्रभाव को, उस अनिश्चितताओं को पहले से ही कम कर सकते हैं। किसके माध्यम से, सहसंबंध के माध्यम से। और ये बात किसने कही थी, टिपेट ने कही थी। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब देखिए, हम जो है अगला पॉइंट है सहसंबंध के प्रकार। इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि सहसंबंध के कितने प्रकार होते हैं और उन्हें कैसे समझा जाए। तो यहाँ पर देखिए कुछ मैंने एग्जाम्पल भी लिए हैं साथ में, ताकि ये पॉइंट जो है बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो सहसंबंध के पहला प्रकार है धनात्मक या ऋणात्मक सहसंबंध, यानी कि दो पक्षों के बीच में या तो धनात्मक सहसंबंध भी हो सकता है या फिर ऋणात्मक सहसंबंध भी हो सकता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया भी है कि जो सहसंबंध है दो पक्षों के बीच में वो एक ही दिशा में भी हो सकता है और विपरीत दिशाओं में भी हो सकता है। तो देखिए, जब दो चरों में परिवर्तन एक ही दिशा में हो तो उसे धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। एक ही दिशा में, अगर एक समग्र में जो परिवर्तन हुआ है वैसा ही परिवर्तन यदि दूसरी समग्र श्रेणी में भी होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, धनात्मक सहसंबंध कहेंगे। जैसे कि एक चर में वृद्धि होने पर दूसरे चर में भी वृद्धि हो, तो एक चर में कमी होने पर दूसरे चर में कमी हो, तो ऐसे सहसंबंध को हम क्या कहते हैं, धनात्मक सहसंबंध। देखिए, इसका एक एग्जांपल लिया है, सिंपल सा है, बहुत छोटा सा है, शॉर्टकट है। यहां पर मैंने लिखा है P, P का मतलब है प्राइस, मूल्य। दूसरा है D, D का मतलब डिमांड यानी कि मांग, और तीसरा है S, सप्लाई यानी कि पूर्ति। क्या होता है कि जब मूल्य में वृद्धि होती है, मूल्य में वृद्धि होने पर मांग में कमी हो जाती है, ये बात मैंने पहले भी की थी। लेकिन जब मांग कम हो जाएगी तो दुकानदार के पास में, व्यापारी के पास में जो स्टॉक है, जो सप्लाई है, वो बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें फिर कमी नहीं होगी, क्योंकि मांग कम होगी तो माल नहीं बिकेगा, माल नहीं बिकेगा तो स्टॉक बढ़ जाएगा, अर्थात सप्लाई में वृद्धि हो जाएगी। तो यहां पर हम देखते हैं कि मूल्य में वृद्धि होने पर सप्लाई में भी वृद्धि हो जाती है, सप्लाई में वृद्धि हो जाती है। तो इसका मतलब है कि यहां पर कैसा संबंध है, धनात्मक सहसंबंध है। और इसके विपरीत एक चर में वृद्धि होने पर दूसरे चर में कमी हो जाती है, तो उसे हम ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। जैसे मूल्य में वृद्धि हुई तो मांग में कमी होगी, ठीक है, तो मूल्य में वृद्धि होने पर मांग में कमी हो जाना है। अब ये दोनों जो है परिवर्तन अलग अलग दिशाओं में हो रहा है, मूल्य में वृद्धि हो रही है, मांग में कमी हो रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। और यहां पर भी यही है कि मूल्य में कमी होने पर मांग में वृद्धि हो जाती है, तो पूर्ति में भी कमी हो जाती है, क्योंकि मूल्य में कमी होगी तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो हमारा स्टॉक खत्म हो जाएगा, क्योंकि माल सारा बिक जाता है, तो स्टॉक में कमी हो जाती है, सप्लाई में कमी हो जाती है। तो यहां पर मूल्य में कमी और सप्लाई में भी कमी, ये धनात्मक सहसंबंध है। लेकिन यहां पर हम देखें इसके विपरीत में कि मूल्य में वृद्धि होने पर मांग में कमी हो जाती है और मूल्य में कमी होने पर मांग में वृद्धि हो जाती है, तो यह कहलाता है ऋणात्मक सहसंबंध। तो मूल्य बढ़ने पर पूर्ति का बढ़ना धनात्मक सहसंबंध कहलाता है, और मूल्य में बढ़ने पर मांग में कमी होना क्या कहलाता है, ऋणात्मक सहसंबंध कहलाता है। तो मूल्य बढ़ने पर पूर्ति बढ़ेगी, ठीक है, मूल्य बढ़ने पर पूर्ति का बढ़ना धनात्मक सहसंबंध है, जो कि हमने यहाँ पे पहले बात की। लेकिन मूल्य बढ़ने पर मांग में कम हो जाना, मूल्य बढ़ने पर मांग में कमी हो जाना, यह ऋणात्मक सहसंबंध है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दूसरा हम पढ़ेंगे सहसंबंध का जो दूसरा प्रकार है, वो उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो अब देखिए सहसंबंध का जो दूसरा प्रकार है रेखीय तथा वक्र रेखीय सहसंबंध। क्या होता है रेखीय सहसंबंध, क्या होता है वक्र रेखीय सहसंबंध, इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए कि यदि दो चरों के मध्य परिवर्तन का जो अनुपात है वो यदि स्थिर रहता है तो ऐसा सहसंबंध क्या कहलाता है, रेखीय सहसंबंध। जो हमने पिछले में बात की कि मूल्य में वृद्धि होने पर मांग में वृद्धि होती है, मूल्य में कमी होने पर मांग में मूल्य में वृद्धि होने पर मांग में कमी हो जाती है और मूल्य में कमी होने पर मांग में वृद्धि हो जाती है। तो यदि दो चरों के मध्य जो परिवर्तन होता है उसका अनुपात यदि स्थिर रहता है, अर्थात अगर मूल्य में जितनी वृद्धि हुई है उतनी ही यदि मांग में कमी हो जाए तो उनका जो अनुपात है वो कैसा रहेगा, स्थिर रहेगा। और इसका प्रभाव क्या होगा, इसका प्रभाव होगा, इसे हम रेखीय सहसंबंध कहते हैं। और अगर हम इसको ग्राफ में अंकित करें, ग्राफ बनाए अगर उसका, तो एक सीधी रेखा बनेगी, बिल्कुल सीधी रेखा, क्योंकि जितने प्रतिशत एक समूह श्रेणी में परिवर्तन हुआ है उतने ही प्रतिशत दूसरी समूह श्रेणी में भी परिवर्तन हुआ है। तो इसका प्रभाव यह होगा कि उनकी जो रेखा बनेगी वो बिल्कुल सीधी रेखा बनेगी, जिसे हम रेखीय सहसंबंध कहते हैं। अर्थात दो पक्षों के मध्य या दो समूह श्रेणियों में जो परिवर्तन है वो एक निश्चित अनुपात में, समान अनुपात में होता है, तो वह कहलाता है रेखीय सहसंबंध। अब इसके विपरीत देखिए, जब दो चर मूल्य में परिवर्तन का अनुपात स्थायी रूप से समान नहीं रहता है तो वह सहसंबंध वक्र रेखीय या अरेखीय कहलाता है। अर्थात एक समूह श्रेणी में जो परिवर्तन हुआ है उससे ज्यादा परिवर्तन दूसरी समूह श्रेणी में होता है या उससे कम परिवर्तन दूसरी समूह श्रेणी में होता है। तो ऐसी स्थिति में जो उसे हम ग्राफ पेपर पर अंकित करेंगे तो वो जो रेखा बनेगी वो सीधी रेखा नहीं बनेगी, उसे हम अरेखीय सहसंबंध कहेंगे या फिर वक्र रेखीय सहसंबंध कहेंगे। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि अगर दो समूह श्रेणियों में जो परिवर्तन है वो यदि स्थायी प्रतिशत के रूप में या स्थायी अनुपात में होता है या समान अनुपात में होता है तो उसे हम रेखीय सहसंबंध कहते हैं। और यदि दोनों में परिवर्तन जो है अस्थायी अनुपात में होता है तो ऐसी स्थिति में उसे हम अरेखीय सहसंबंध कहते हैं। अगली हम बात करते हैं सहसंबंध के परिणाम। सहसंबंध जो है उनके क्या क्या परिणाम होते हैं। पहला है पूर्ण सहसंबंध। देखिए, दो चर मूल्यों में जो परिवर्तन है समान अनुपात में हो तो उसे पूर्ण सहसंबंध कहते हैं, जैसे कि धनात्मक या फिर ऋणात्मक। अगर दो सहसंबंध में जो पूर्ण सहसंबंध है वो धनात्मक में भी हो सकता है, ऋणात्मक में भी हो सकता है। तो इसकी परिभाषा क्या है कि जो दो चर मूल्यों में परिवर्तन जो है यदि समान अनुपात में होता है, समान अनुपात में होता है तो जो सहसंबंध होगा वो क्या कहलाएगा, पूर्ण सहसंबंध कहलाएगा। जिसमें हम उदाहरण के रूप में लेते हैं धनात्मक सहसंबंध और ऋणात्मक सहसंबंध, जिसके बारे में हमने पहले चर्चा की थी कि मूल्य बढ़ने पर पूर्ति में वृद्धि हो जाती है तो वो क्या कहलाता है, धनात्मक सहसंबंध। और मूल्य बढ़ने पर मांग में कमी हो जाती है तो वो ऋणात्मक सहसंबंध। अर्थात जब इस प्रकार से जो सहसंबंध होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण सहसंबंध कहते हैं। सहसंबंध की अनुपस्थिति, जब दो चरों में आश्रितता बिल्कुल न पाई जाए तो उसे सहसंबंध उस सहसंबंध को हम या उसे सहसंबंध का अभाव कहते हैं या फिर सहसंबंध की अनुपस्थिति कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो समग्र श्रेणियों में किसी प्रकार का कोई संबंध न हो, एक दूसरे की आश्रितता न हो तो वहां पर सहसंबंध भी नहीं होगा, उसे हम सहसंबंध की अनुपस्थिति कहेंगे। सिंपल सी बात है, नाम से ही मालूम पड़ जाता है। और तीसरा कहलाता है सहसंबंध का सीमित परिणाम। सीमित परिणाम का मतलब हुआ कि न तो वहां पर अनुपस्थिति है और न ही पूर्ण सहसंबंध है, बीच की जो स्थिति होती है उसे हम क्या कहते हैं, सहसंबंध का सीमित परिणाम। जब दो चर मूल्यों में न तो पूर्ण सहसंबंध हो और न सहसंबंध का अभाव हो तो उसे क्या कहेंगे, सहसंबंध का सीमित परिणाम कहेंगे। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, जहां पर भी मैंने बताया है कि यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है या पूछा जा सकता है, तो वहां से एग्जाम में वास्तव में प्रश्न पूछे भी गए हैं और उन जगह से एग्जाम में प्रश्न आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं बहुत अधिक होती है। तो ये टॉपिक था हमारा यहाँ पर सहसंबंध के प्रकार, और आगे हम इसके ऊपर और डिटेल में चर्चा
चर्चा भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूं कि यहां तक का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए, ताकि जिन स्टूडेंट को इस टॉपिक में प्रॉब्लम होती है तो उनको इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। धन्यवाद।